हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार इस रिमझिमाती बारिश में गरम गरम चाय के साथ आपका एक बार फिर से हार्दिक वेलकम करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों, जो भी आपने पिछली दो वीडियो को हमारे मॉक टेस्ट को प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, आप ऐसे ही इसका लुत्फ उठाते रहिए और ज्ञान को लेते रहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आज के हमारे तीसरे मॉक टेस्ट की तरफ। दोस्तों, जैसे इस गर्मी में हमें बारिश से राहत मिली है, वैसे ही हमें इस टेस्ट सीरीज को पूरा करने के बाद बेरोजगारी नामक जो हमारी परेशानी है उससे भी जल्द ही राहत मिलेगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, कंटिन्यू भर्तियां भी आ रही है। ठीक है, मोटिवेट रहिए, तैयारी करते रहिए, जल्द ही हमें नौकरियां मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो लाहो है हमारी मेघालय राज्य से संबंधित है। भी लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मेघालय से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो लता मंगेशकर को जाना जाता है। किसको? लता मंगेशकर को। ये क्या है? एक गायिका है। क्या है? गायिका है। ठीक है, संगीतकार गायिका है। इन्हें मिलेनियम वॉइस के नाम से भी जाना जाता है। मिलेनियम वॉइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मेलोडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, मिलेनियम वॉइस के नाम से भी लता मंगेशकर को जाना जाता है। स्वर कोकिला, ये एक और उपाधि है इनको मिली है, स्वर कोकिला। ठीक है, स्वर कोकिला के नाम से भी लता मंगेशकर को जाना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बस्तर दशहरा बताइए भाई। बस्तर, एक तो हमारा दशहरा होता है, ये है बस्तर दशहरा। तो बस्तर दशहरा है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। किस में? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ये बस्तर के राजा 13वीं जो सदी थी उसमें 13वीं शताब्दी में जो बस्तर के राजा थे पुरुषोत्तम, उनके कार्यकाल के दौरान यानी उनके राज के दौरान ये स्टार्ट किया गया था। बस्तर दशहरा कहां पर बनाया जाता है भी? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। ठीक है, कौन सी शताब्दी? 13वीं शताब्दी। ठीक है, तो वहां से बनाया जाने लगा बस्तर दशहरा का त्योहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ? पुरुष क्रिकेट विश्व कप तो शुरू हुआ था दोस्तों 1975 में। कौन सा विश्व कप है ये? ये विश्व कप है पहला 1975 में, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट कब से हुआ था? 1975 से विश्व कप। तब कितने ओवरों का होता था? 60 ओवर का ये मैच होता था भाई, एक 60 ओवर का मैच होता था। क्लियर है। और पहला किसने जीता था? तो वेस्ट इंडीज ने। पहला वेस्ट इंडीज ने। ठीक है, पहला। और कहां पर हुआ था पहला विश्व कप? तो हुआ कहां पर था? इंग्लैंड में हुआ था। कहां पर? इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था पहला विश्व कप। जीता वेस्ट इंडीज ने था, विनर। लिख देता हूं आगे, वेस्ट इंडीज। और 60 ओवरों का होता था। अब ये कितने ओवर के वनडे मैच है हमारे? ये 50-50 ओवर का होता है भी वर्ल्ड कप जो होता है अब। ठीक है, और जो पिछला वर्ल्ड कप था 2023 का, वो कहां पर हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक है, 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। विनर कौन था? विनर था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था अभी फाइनल में। और अब जो हाल ही में संपन्न हुआ है 2024 का T20 वर्ल्ड कप, ये कहां पर हुआ था? वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज और यूएसए में। इसने मेजबानी की थी वेस्ट इंडीज और यूएसए में। कौन से वर्ल्ड कप की? T20 वर्ल्ड कप की। ठीक है, वेस्ट इंडीज यूएसए में हुआ था। और ये किसने जीता है भी? तो ये इंडिया ने जीता है। किसने जीता है?
इंडिया ने जीता है। क्लियर है। T20 वर्ल्ड कप 2024 कहां पर हुआ था? वेस्ट इंडीज और यूएसए ने इसकी मेजबानी की थी, जीता इंडिया ने था। ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच के फाइनल की बात करें तो विराट कोहली, और प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछे तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को दिया गया। तो ये थी वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ बातें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीताराम येचुरी ने। सीताराम येचुरी ने। ठीक है। मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं भाई। ठीक है, तो इस लिहाज से ये जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट है। सीताराम येचुरी ने, पीछे क्वेश्चन भी आया है इससे रिलेटेड, किसने लिखी है? सीताराम येचुरी ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रश्न बहुत ही अच्छे और आसान भी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो देख लीजिए आप, लेवल यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, कवरती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? केंद्र शासित प्रदेश की। ठीक है, तो इन दोनों को भी, जम्मू और लद्दाख को भी क्या बनाया गया है जी? केंद्र शासित पीछे बनाया गया है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ये राजधानी है लक्षद्वीप की। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवरती है। जम्मू कश्मीर की देखें तो हम जम्मू कश्मीर की अगर समर की बात करें तो श्रीनगर। समर यानी गर्मियों में जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है समर। समर में होती है श्रीनगर। विंटर यानी सर्दियों में विंटर। विंटर में जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या होती है? जम्मू होती है। जम्मू। क्लियर है। इस तरीके से आपको याद करना है कि क्वेश्चन की पूरी डिटेल बताई जाएगी। लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अंडमान। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, लक्षद्वीप की कवरती। लक्षद्वीप क्या है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भारत में मुगल शासक हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से स्थान की यात्रा करेंगे? निम्नलिखित में से कौन से स्थान की यात्रा करेंगे? तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली। कहां पर है पुस्तकालय? नई दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा बदल के दे दिया। हुमायूं। ठीक है, हुमायूं किसका था? बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं का अकबर। ठीक है, तो हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने हुई थी। ठीक है, सीढ़ियों से, सीढ़ियों, ठीक है, से गिरकर, गिरकर इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। क्लियर है। कब हुई थी? 1556 में। 1556 में हुमायूं के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से। कहाँ है ये पुस्तकालय? नई दिल्ली में। तो क्वेश्चन घुमा के दे दिया आपको कि ये देखना है आपको, तो कहां पर मिलेगा? कहां पर जाएंगे आप? तो नई दिल्ली जाना होगा, क्योंकि नई दिल्ली में है तो नई दिल्ली जाएंगे। ठीक है, ये तो है नहीं आगरा जाके टेलीस्कोप से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने खालिस्तान की भव्य उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उन्होंने की थी भाई महाराजा धीराज की उपाधि। महाराज धीराज की उपाधि किसने? चंद्रगुप्त ने। गुप्त वंश के पहले शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध खालिस्तान से था। तो उलेमा किसे कहा जाता था ये बताना है। उलेमा उस समय कहा जाता था जो विद्वान, धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री, न्याय करते थे, धर्म के ज्ञाता थे, उनको क्या कहा जाता था? उलेमा कहा जाता था। कौन से शब्द से? उलेमा शब्द से उनको जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? ये हमने कल भी पढ़ा था कि लोधी वंश का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी था। 1526 में पानीपत के युद्ध में किससे हारा था? बाबर से हारा था। ठीक है, पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें बाबर से हार गया था ये इब्राहिम लोधी। तो ये अंतिम शासक था। इसके बाद में मुगल वंश
आ जाता है। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। इसका मकबरा कहाँ है भाई? मकबरा, ठीक है, मकबरा पानीपत में ही है, ठीक है, मकबरा पानीपत में ही है इब्राहिम लोदी का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये थे इसको लिखने वाले। क्लियर है? अंग्रेजी में किसके द्वारा लिखे गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है? कि कौन से अनुच्छेद में हमें बताया गया है कि भारत की जो संसद है वो द्विसदन है? तो अनुच्छेद 79 में इसमें क्या कहा है कि भारत की एक संसद होगी जिसमें कौन कौन होगा? दो सदन, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, और कौन होगा? राष्ट्रपति। किनसे मिलकर बनती है? तीन चीजों से मिलकर बनी है। क्या? दो सदन है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, सवाल लिख देता हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर क्या बनी है? हमारी संसद बनी है, ठीक है। अब लोकसभा की बात करें तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 81 में। लोकसभा का वर्णन है किस प्रकार से? और अनुच्छेद 80 में, यानी 79 के बाद 80 में राज्यसभा का वर्णन है, ठीक है। इसको उच्च सदन कहा जाता है, इसको उच्च सदन, इसको निम्न सदन, ठीक है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एक, ठीक है। अब अनुच्छेद 49 की बात कर लेते हैं। तो ये है भाई राष्ट्रीय जो स्मारक होते हैं हमारे, राष्ट्रीय स्मारक, ठीक है, राष्ट्रीय जो स्मारक होते हैं या कोई वस्तु है, राष्ट्रीय पुस्तक है इतिहास के, ठीक है, स्मारक है, स्थान है, ठीक है, पर्यटन स्थल जो है, उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल से रिलेटेड है, ठीक है, सुरक्षा देखभाल से कि कैसे उनको संभाल के रखना है, ठीक है। तो ये उनकी, उनसे रिलेटेड है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 59 आपसे पूछे तो ये है भाई राष्ट्रपति की कार्यकाल, राष्ट्रपति कार्यकाल से रिलेटेड, कार्यकाल, ठीक है, कैसे कार्य करता है राष्ट्रपति, ठीक है, उसे रिलेटेड है राष्ट्रपति के कार्यकाल से, ठीक है। तो अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ठीक है। और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक यानी जो भी स्थल है, पर्यटन स्थल है, ठीक है, पुस्तकें हैं, ठीक है, ऐतिहासिक पुस्तकें जो, उनकी देखभाल कैसे की जाएगी। अनुच्छेद 89 ये राज्यसभा के सभापति के बारे में, अभी राज्यसभा के उपाध्यक्ष के बारे में, सॉरी, ठीक है, राज्यसभा के सभापति के बारे में, सभापति के बारे में, ठीक है, राज्यसभा के सभापति के बारे में अनुच्छेद 89 है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। उपराष्ट्रपति भी बोल सकते हैं इसको, उपराष्ट्रपति, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे? भारतीय संविधान में 1950 की बात कर रहा है दोस्तों ये, तो उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अब कितने हैं? 6। अब कितने हैं? 6। पहले कितने थे? 7। एक संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद जो संपत्ति का अधिकार है, अनुच्छेद 31 है आपका, जो पहले अनुच्छेद 31 था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था, उसको हटाकर 300A में रख दिया, मौलिक अधिकार से निकालकर 300A में, और अब क्या है? ये एक कानूनी अधिकार है,
मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे, ठीक है, पहले 7 थे, अब 6 हैं। 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में था। अब इसको निकालकर 300A बना दिया गया है, और ये अब कौन सा अधिकार है? ये एक कानूनी अधिकार है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके से तैयारी करनी है आपको पूरा डिटेल में, ठीक है। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? ये आप सभी को पता है भी। एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में ज्यादा से ज्यादा अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष लोकसभा के कौन थे? जीवी मावलंकर थे, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। एनएस रेड्डी, ये 6वें राष्ट्रपति थे हमारे देश के, 6th प्रेसिडेंट, 6वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था इन्होंने, ठीक है, 6वें राष्ट्रपति। क्लियर है? इसके बाद अनंत सैनम अयंगर, ये क्या थे भी? ये लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे, ध्यान रखना। अनंत सैनम अयंगर। हो सकता है अगले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनम अयंगर। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम अयंगर। एनएस रेड्डी हमारे क्या थे? 6वें राष्ट्रपति थे। मीरा कुमार, ये लोकसभा अध्यक्ष थी भी, महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। ये 15वीं लोकसभा में थी भी, 15वीं लोकसभा में, 15वीं लोकसभा में मीरा कुमार महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। पहली थी कि नहीं इसका आइडिया नहीं है थोड़ा सा, लेकिन 15वीं लोकसभा में ये क्या थी? हमारी अध्यक्ष थी लोकसभा की, ठीक है, महिला। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और उपराष्ट्रपति के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या है कि कई बार इसका वेतन पूछा जाता है भी, वेतन, ठीक है। तो वेतन होता है इसका शून्य, शून्य ऑप्शन में मिलेगा आपको, शून्य, क्योंकि इसको वेतन उपराष्ट्रपति होने का नहीं मिलता, इसको वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति होने का, ठीक है। राज्यसभा के सभापति होने का वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता। तो 5 वर्ष, ठीक है, इसका कार्यकाल हो जाएगा। ये ध्यान रखना भी, वेतन कितना होता है? शून्य होता है। राज्यसभा के सभापति का वेतन लेता है, ना कि उपराष्ट्रपति के पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, आ रहे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? भारतीय न्यायपालिका की संरचना है 3 स्तरीय, ठीक है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उच्च न्यायालय जिसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं, और सत्र न्यायालय जो जिला स्तर पर होता है, सत्र न्यायालय। तो ये 3 स्तर की हमारी न्यायपालिका है, ठीक है। तो 3 स्तरीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये 124 में है, ये 213 में है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान कर लेना इनके आर्टिकल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है? भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? यूरेनस है भाई, सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है। दूसरा सबसे ठंडा ग्रह, सेकंड नेपच्यून है। क्लियर है? सेकंड नेपच्यून है और यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान, देखिए भाई, मैकमोहन रेखा, सभी का बता देता हूं,
ठीक है, जो भारत से रिलेटेड है। ये भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में। ठीक है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। डुरंड रेखा है वो भारत अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भी, भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है डुरंड रेखा। रेड क्लिफ रेखा भाई, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज चल रही है, भी ऐसे ही जुड़े रहिए। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो वुलर झील। वुलर झील कहां पर है भाई? ये है आपकी जम्मू कश्मीर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है। क्लियर है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील कहाँ स्थित है? कश्मीर में। डल झील कहां पर है भाई? ये भी जम्मू कश्मीर में है। डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। लोकटक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर है? मणिपुर में है आपकी। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक का एक घटक है? तृतीय अर्थ क्षेत्रक का, अर्थव्यवस्था के तृतीय, पहले में कृषि और खनन पहले में आते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा भी ये जो व्यापार से संबंधित है, होटल और रेस्टोरेंट है वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इसमें तृतीयक, तृतीय क्षेत्र में आते हैं होटल और रेस्टोरेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? वित्तीय वर्ष भारत में होता है भी प्रत्येक 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक। यही आपका आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च। इसमें सारा डाटा कैलकुलेट करके जितना भी करों का भुगतान किया जाता है भी एक वर्ष के अंदर, जितना भी कर होता है वो भुगतान किया जाता है। ठीक है, ठीक है, बैंक ईयर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वित्तीय वर्ष। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नया सत्र हर 1 अप्रैल से शुरू होता है। संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? तो संतुलित बजट क्या होता है भी? राजस्व के बराबर व्यय हो। राजस्व जो हमारा राजस्व है उसके बराबर अगर हम ज्यादा करेंगे तो कर्जे में आ जाएंगे। ठीक है, कम करेंगे तो देश का विकास कैसे होगा? तो राजस्व के बराबर व्यय, यानी देश का भी नुकसान ना हो और कर्जा भी ना हो। राजस्व के बराबर व्यय संतुलित बजट में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कहलाते हैं। उत्पादित वस्तुओं पर लगाया गया कर कौन सा होता है? उत्पादन कर होता है। उत्पादन कर। सीमा शुल्क क्या होता है? जो सीमा पे आयात और निर्यात, देशों की सीमा पर आयात और निर्यात होता है उस पे जो कर लगता है वो सीमा शुल्क होता है। ठीक है, एंटी डंपिंग कर ये होता है जो आयात होता है हमारे देश में, आयात होता है उस पर ये कर लगता है। ठीक है, आयात पर जो कर लगता है वो। ठीक है, ये सीमा पर जो, सीमा से जो आयात निर्यात होता है, ये आयात जो होता है दोनों अलग अलग है, सीमा शुल्क और एंटी डंपिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। तो हीरे का भाई, ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक, अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन का ये होता है जैसे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, सरल से विघन माध्यम में, या ठीक है वायु से जल में ऐसे जाती है। ये यहाँ से आई यहाँ तक, यहाँ पे आगे पानी है तो ऐसे मुड़ गई। तो ये जो अपवर्तन होता है कि कितना मुड़ती है ये, ठीक है, कितना मुड़ती है ये, तो इसी को अपवर्तन बोलते हैं भाई। साधारण भाषा में कितना मुड़ती है यानी कितना इसमें अपवर्तन होता है। ठीक है, कितना झुकती है। ठीक है, तो ये अपवर्तन होता है, जो माध्यम के बदलने से इसमें जो डिफरेंस आता है वो अपवर्तन होता है। ठीक है, तो हीरे का होता है भी 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 10.8। याद कर लीजिएगा अभी चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? ये घनत्व है, वो अपवर्तनांक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर एम्पियर होता है विद्युत धारा लेता है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? तो ये आपको याद है भाई, V इज इक्वल टू आई आर, फिजिक्स का क्वेश्चन है। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध होता है। ठीक है, प्रतिरोध को किससे? ओम में, करंट को एम्पियर में, और वोल्टेज विद्युत धारा। ठीक है, तो 18 वोल्ट हमें दिया है, क्लियर है। एम्पियर 3 एम्पियर, तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है, आर निकालना है। तो आर क्या हो जाएगा? V बाई आई, यानी ये 3 इधर आके इसके नीचे चला जाएगा, तो यानी 6। और रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? ओम। ठीक है, किसमें मापते हैं? ओम में। तो 6 ओम हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। क्लियर है, फिजिक्स का क्वेश्चन था। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये इकाइयां दी है भी, ऐसा ही मतलब। ठीक है, कार्य की इकाई जूल है, ये बिल्कुल सही है भी। ठीक है, अब शक्ति की वोट है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ऊर्जा की वोट है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऊर्जा ही जूल है। ठीक है, जूल प्रति सेकंड भी ऊर्जा इकाई है, ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, तो एक कार्य की इकाई क्या है? जूल है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट तापमान, टेम्परेचर की पूछे, तापमान, तो केल्विन, ऐसा ही मात्रक है, केल्विन, केल्विन। ठीक है, क्या हो गया? केल्विन हो गया। इसके एक ज्योति तीव्रता, बहुत बार एग्जाम में आया है, ज्योति तीव्रता, इसकी ऐसा ही मात्रक क्या है इसका? कैंडेला, कैंडेला। ठीक है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा इसमें मापी जाती है भाई? मोल में। ठीक है, मोल में। तो इस तरीके से आपको याद करने हैं, इनसे जुड़े क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में। ज्योति तीव्रता मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, टेम्परेचर की केल्विन, शक्ति की वाट, बल की न्यूटन, बल की न्यूटन, न्यूटन, बल को किसमें मापा जाता है? न्यूटन में मापा जाता है। तो ये थी आपकी कुछ महत्वपूर्ण ऐसा मात्रक। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बल की विमा क्या है? बल की, अब बल क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान, एक्सेलरेशन त्वरण। ठीक है, हिंदी में त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का क्या होता है? एल टी माइनस टू होता है, क्योंकि सबसे पहले देखिए हम देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड बाय टाइम। ठीक है, एक बार टी से डिवाइड किया, टी की पावर -1 हो गई, ये डिस्टेंस लेंथ में ले लिए इसको। ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को जब टाइम से डिवाइड करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है। तो टी यहाँ पर 2 बार डिवाइड करना पड़ा, नीचे है यानी ऊपर जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -2। ये आपका एल हो गया। और फोर्स में देखिए इनके साथ क्या आया है? एम। मास भी होता है, तो मास की भी मात्रा एक, देखिए एक बार आया है। ठीक है, एम, तो मास भी एक, मास एक, लेंथ, और ए जो 2 है माइनस में, वो टाइम। ठीक है, तो m1 l1 t-2, ये आपका आंसर हो जाएगा। बल की विमाएं क्या है? ठीक है, विमाएं बोलते हैं इनको, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु सोने और चांदी का मिश्रण है? तो ये है भी इलेक्ट्रॉन, सोने और चांदी का मिश्रण इलेक्ट्रॉन होता है। कांस्टेंट होती है वो तांबा और निकल की होती है, तांबा और निकल मिलकर क्या बनाते हैं? कॉन्स्टेंटन। ठीक है, और सोल्डर होती है वो टिन और लेड से, मात्रा की देख लेना भी आप, टिन को ये आएगी। ठीक है, टिन और लेड। ठीक है, सोल्डर बनी होती है। इलेक्ट्रॉन सोने और चांदी से बना होता है। ठीक है, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी।
अमल और सार के बीच वो अभिक्रिया होती है, वो उदासीनीकरण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिटमस विलयन जब न तो विलियम अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, तब यह कौन से रंग का होता है? तो ये हो जाता है भाई बैंगनी का। कौन सा हो जाता है? न अम्लीय और न क्षारीय, तो वो उदासीन हो जाता है। ठीक है, बैंगनी रंग का। देखिए लिटमस जब बेसिक, देखिए दो प्रकार का बेसिक लिटमस, लिटमस पेपर पर ये टेस्ट किया जाता है। बेसिक हिंदी में सार बोलते हैं इसको, बेस। ठीक है, एसिड, एसिडिक यानी अमल, अम्लीय, एसिडिक यानी अम्लीय, बेसिक यानी क्षारीय। ठीक है, बेस। अब देखिए अगर लिटमस पेपर जो होता है आपका, उस पर अमल अमल लाल लिटमस को सार में डाला जाए तो वो नीला हो जाएगा। लाल को नीला कर देता है, नीला। कौन सा? बेस, सार कर देता है। ठीक है, और नीले लिटमस को अगर एसिड में डाला जाए तो वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कार्य करता है। नीले को अगर अमल में डाला जाए तो लाल हो जाएगा, लाल को नीला करना है तो सार में डाल दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस अमल की पहचान करें जो पाचन में, हमारे शरीर की पाचन क्रिया में सहायता करता है, तो वह भी HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसका एक रूल होता है भी। देखिए जैसे हम डेली 8 बजे खाना खाते हैं, ठीक है, तो 2 दिन हमने 8 बजे खाना खाया तो HCl हमारा खाना खाने के बाद, खाना पचाने के लिए HCl स्रावित होता है। तो तीसरे दिन ये HCl चाहे अपना आपने खाना खाया है चाहे नहीं खाया है, ये उसी टाइम पे स्रावित होगा। ठीक है, अगर आपने उसी टाइम पे खाना नहीं खाया तो फिर भी ये स्रावित होगा। उसी वजह से एसिडिटी वगैरह दिखते होती है हमारे को। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। ठीक है, इसीलिए खाने का एक टाइम रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, किस समूह को पहले पैराफिन नाम दिया गया था? किस समूह को पहले पैराफिन? तो एल्केन्स। ये 3 प्रकार के हैं भी, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। एल्केन्स भी होते हैं, एल्कीन्स भी होते हैं और एल्काइंस भी होते हैं। ठीक है, तो एल्केन्स। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? पैराफिन किसका नाम है? एल्केन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अंडे में अनुपस्थित होता है? ध्यान से पढ़िए भी क्वेश्चन। उपस्थित नहीं पूछा, अनुपस्थित पूछा है। कौन सा नहीं होता? बी पाया जाता है, ए पाया जाता है और के पाया जाता है। सी नहीं, सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से सकरविया। ठीक है, कल भी बताया था, कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरी। ठीक है, विटामिन के क्या सहायता करता है? भी रक्त का थक्का, ठीक है, बनने में सहायता करता है, रक्त का थक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे भोजन में स्टार्च और शर्करा खालिस्तान के रूप है, किसके रूप है? विटामिन के रूप नहीं है, वसा के नहीं। ये किसके होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के। और शरीर में सबसे पहले पाचन किसका स्टार्ट होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, मुंह से पाचन शुरू हो जाता है हमारे। पाचन क्रिया का सबसे पहला पाचन जो होता है मुंह से स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले शुरू होता है, क्योंकि इसका जो पाचन है वो मुंह से ही, जो हम चबाते हैं ना, तो तभी से शुरू हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्तियों में किस नाम का यहाँ पे डैश दिया है? खालिस्तान नामक हरा वर्णक होता है जो पत्तियों को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करने में क्लोरोफिल होता है। ये तो आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पता होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा सहायक होता है? यही सहायक होता है क्लोरोफिल, जिससे पत्तियां अपना भोजन ग्रहण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, देखिए पहला क्वेश्चन था किसकी सहायता से होती है पौधों में, तो क्लोरोफिल की। कौन सी गैस निकलती है? निकलती है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। कौन सी ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कौन सी छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन। इसका निकलती है मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो जाता है? तो वृद्धावस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टल लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। ये तो सही है भाई। ठीक है, आगे ऑप्शन ए बी सी दो तो दे नहीं रखे, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। इनमें से ये कंडीशन सही है, क्रिस्टलीय लेंस है वो दूधिया और धुंधला हो जाता है।
ठीक है, स्पष्ट और चमकदार होता तो भी उनको दिखाई देता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घेंगा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? तो ये ग्रंथि है आपकी थायराइड, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है इस ग्रंथि से, थायरोक्सिन। ठीक है, तो गले में अगर भाग में क्या हो जाती है, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ठीक है, पिनियल ग्रंथि में मेलाटेनिन नामक जो हार्मोन होता है, मेलाटेनिन नामक जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है पिनियल ग्रंथि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू, तो लैक्रिमल ग्रंथि, लैक्री यहाँ पे रह आएगा भाई, थोड़ा देना, लैक्रिमल ग्रंथि। ठीक है, लैक्रिमल ग्रंथि से आंसू आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है भाई। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी में। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक है, राजधानियां भी याद रखना भाई, जैसे कवारती का पूछा था आज। ठीक है, कर्नाटक की त्रिवेंद्रम, नहीं, केरल की है, कर्नाटक की बेंगलोर है। ठीक है, बेंगलोर। और इन दोनों की अमरावती, और सॉरी इसकी अमरावती, ठीक है, हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की अमरावती हो जाएगी। अभी तो दोनों की हैदराबाद है, उत्तराखंड की है देहरादून, देहरादून, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध महाजनपद कौन सी नदियों से घिरा हुआ था? तो गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था, भी याद रखना, गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग खालिस्तान के बीच से होकर गुजरता है, तो दिल्ली से अमृतसर जाता है। ये दिल्ली से अमृतसर की ओर जाता है। कौन सा? ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग नाम से जाना जाता है इसको, दिल्ली से अमृतसर। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किस शासक के दरबार में गाया करता था? अकबर के, अकबर के नौरत्न थे भी, ये भी याद रखना, किसके दरबार में नौरत्न थे? अकबर। ठीक है, तानसेन, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके अखबार में था? अकबर के दरबार में कार्य करता था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो झांसी की रानी रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट? झांसी की रानी रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर खालिस्तान ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी भाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और उनको एशिया का पहला कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। किसके लिए मिला था? 1913 में इनकी एक पुस्तक थी, गीतांजलि, गीतांजलि। ठीक है, 1913 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि क्या थी, वापिस लौटा दी थी अंग्रेजों को। निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी? तो मदनलाल ढींगरा ने की थी। ठीक है, मदनलाल ढींगरा ने की थी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। और 1905 में क्या हुआ था भाई? 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन। ठीक है, उसी के बाद ये मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ढाका, जो कि किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना। वर्तमान में बांग्लादेश देश में है, ढाका इसकी राजधानी है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। विसरॉय कौन था? या लॉर्ड कर्जन।
ठीक है, तो ये थे भी हमारे आज के 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हमारे 3 मॉक टेस्ट पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है आपको सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी बच्चे इस सुविधा का लाभ उठा सकें और तैयारी अच्छे से कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और डिस्क्रिप्शन का लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप ये पीडीएफ्स ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।